जब केयर करेंगे जल्दी चलने लगेगा वो, अभी एक्सीडेंट कर जाएगा। वो सब क्या है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, देखो मॉनिटर लगा हुआ है, उसका बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 सब देखते हैं, इसीलिए मॉनिटर लगा हुआ है। सर ऊपर क्या देखते हो, बीच में और नीचे क्या वो देखते हो? हार्ट रेट है, अच्छा, ये SpO2 है, ये ब्लड प्रेशर है, ये सारे पैरामीटर। ये कैप्निया मतलब ये CO2 और ऑक्सीजन का परसेंट बता रहे हैं। अच्छा मॉनिटर कभी जाना तो वैसे सबसे पहले ऊपर बीपी आता है, अच्छा, ऊपर बीपी आता ECG है। चलता रहता है, अच्छा। ECG हार्ट रेट है वो 60। ठीक है, और सर जैसे वो वेव्स ले रही होती हैं तो मतलब कि हार्ट बीट सही तरीके से फंक्शन कर इसके रही 5 ये लगते हैं ना, ये हाँ वो लगते हैं, 5 या 7 इलेक्ट्रोड लगते हैं। इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड इससे मशीन से अटैच होता है, अच्छा अच्छा, तो मशीन पूरी रिदम रीड करती रहती है। अगर कोई दिक्कत होती है तो फ्लक्चुएट करता है। ये मान लिया अगर उसका हार्ट रेट बढ़ा तो ड्रग दिया गया, इससे हार्ट रेट बढ़ रहा है हाँ हाँ तो 60 की वजह 80 90 100 हो जाएगा। फिर हम ऐसा ड्रग एंटीडोट दे देते हैं, एंटीडोट दे देते उसका, हाँ हाँ जैसे एट्रोपिन दिया, एट्रोपिन से हार्ट रेट बढ़ता है हाँ हाँ, तो उसको एंटीडोट दे देते हैं। जैसे हमने सर्जरी करी, टर्मिन दे देते हैं, टर्मिन हम लोग लोड करते रहते हैं उसको, एक टर्मिन इंजेक्शन होता है उसको लोड करके रखते हैं, जितना बढ़ता है उसी हिसाब से 1 ml 0.5 ml 0.2 ml ऐसे देते हैं। ये एनेस्थीसिया बहुत अच्छा होता है। वाइटल साइन मॉनिटरिंग एट रेफरेंस, इसमें बीप लगा रहता है, बीप करता रहता है, हर 2 मिनट पे बताता भी रहेगा कि आप देखते रहिए 2 मिनट 5 मिनट 8 मिनट कैसे सेटिंग होती है। असेसमेंट ऑफ सर्जिकल साइट एंड ड्रेन्स, ड्रेन्स अगर लगे हुए हैं तो देखते रहेंगे ड्रेन निकल तो नहीं गया, रिमूव तो नहीं होगा। अभी हम तो ऑपरेट कर रहे हैं, मान लिया कुछ हाथ लग गया, कुछ इंस्ट्रूमेंट लग गया तो रिमूव तो नहीं होगा। मतलब जो एनेस्थीसिया वाले होते हैं वो ऑपरेशन के टाइम पे बैठे रहते हाँ, हैं। सामने खड़ा रहता है, अच्छा OT टेबल है, इसके पीछे उधर खड़े रहते हैं। इधर सर्जन ये पेशेंट लेटा हुआ है, इस साइड से काट रहा है, ये हेड की तरफ एनेस्थीसिया वाला मॉनिटर की तरफ देखता रहता है, उसको पिंच करता रहता है पेशेंट को कि जब वो सो तो नहीं रहे हैं, उसका मतलब वाइटल साइंस चेक करते रहते हैं कि कॉन्शियस है या नहीं कॉन्शियस है। सब आंखों का ये जला वाला लाइट वगैरह देखते रहते हैं, मॉनिटर वॉच करते रहते हैं। अच्छा, मुझे लगता था कि एनेस्थीसिया लगाने के बाद वो लोग चले जाते हैं। वो ऑपरेशन करने के बाद पूरे वाइटल साइंस जो है जितना नॉर्मल होता है उतना करके देते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे पेशेंट का आधे समय 125 126 बीपी था और 90 था 84 था, तो नॉर्मल रेंज में लेके देंगे ऑपरेशन के बाद, ये भैया आपका पेशेंट है तो आप संभालिए। टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर भी आता है, देखिए उंगली में लगा देते हैं, SpO2 का टेम्परेचर भी इसमें आता है। डिटेक्ट इन्फेक्शन और हाइपोथर्मिया, अगर डाउन हो गया टेम्परेचर मतलब ठंडा हो गया पेशेंट, हाँ इन्फेक्शन है तो फीवर आ जाएगा, रेज कर देगा। पल्स ऐसा सर्कुलेशन है, शॉक, पल्स अगर घटी बढ़ी है तो या तो सर्कुलेशन में दिक्कत है, शॉक में जा रहा है, पल्स कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर आइडेंटिफाई, हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन, लो हो रहा है तो हाइपोटेंशन। रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट जितना है हमारा रेस्पिरेशन का 25 से 26 से लेकर 30 32 तक, 16 से लेकर 17 से घट रहा है तो जाहिर से ऑक्सीजन की नीड उसको ज़्यादा पड़ रही है, कोई दिक्कत हो रही है। बढ़ रहा है तो ज़्यादा नीड बढ़ रही है, हाँ, कम है। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है ना, और जब जा रहा है तो भाई कार्डियक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक कोई प्रॉब्लम हो रही है। पेन असेसमेंट कैसे करते हैं, पेन कौन से टेस्ट किस टाइप का पेन है, तो वो पेशेंट मतलब कब होता है और कैसे होता है, हम उसको निदान कैसे, पैलिएटिव केयर मतलब हम निदान कैसे करेंगे उसका, पेन की क्वालिटी क्या है, बहुत सीवियर है, क्वालिटी मतलब पेन सीवियर है, माइल्ड है या उसको बर्दाश्त हो जा रहा है। रीजन और रेडिएशन, रीजन मतलब किस जगह हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। फिर एब्डोमेन का पेट दर्द शुरू हुआ, शोल्डर पे जा रहा है तो हम सोचेंगे गॉलब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है या जी। और सीवियरिटी क्या कह रहा है, बहुत दर्द होता है, कुछ नहीं कर पाता, लेट जाता हूँ, रोड जाता है। और कब होता है, किस समय होता है, सुबह होता है, शाम को होता है, रात को होता है, खाने के बाद होता है, खाने को पहले होता है। यूज पेन स्केल डिलीवरी देती स्केल, विजुअल एक्लरी स्केल आता है पेन के, वो जब कैंसर वालों में पेन स्केलिंग करी जाती है। एसेस लोकेशन कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, किस टाइप का है, जैसे सर दर्द होता है, पिंचिंग होता है, थ्रॉपिंग होता है, पंचिंग होता है, बस हेडेक के बहुत सारे टाइप्स हैं। पिंचिंग का सुई जैसे चुभ रहा है, बोलेगा पेशेंट की सुई जैसे चुभता है, जैसे लगेगा कि मेरा सर फटा जा रहा है, ये सब चीज़ें बताता है, तो उसका नेचर पता कर लेते हैं किस टाइप का। और जैसे जिस टाइप का पेन होता है उसी टाइप का दवा की दवा दे देते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो हम ट्रामाडोल वगैरह देते हैं, नॉर्मल पेन है एनेक्सर दे देते हैं, नॉर्मल नॉन सीवियर स्टेरॉइड पेन है तो क्या देते हैं, ट्रामाडोल वगैरह देते हैं, ओपीआई डेरिवेटिव इंजेक्शन देते हैं उसको। हाँ, ओपीआई डेरिवेटिव देते हैं, अच्छा। गोली भी देते हैं, लेटे हुए जो पेशेंट का सर्जरी हुई तो इंजेक्शन ही देंगे उसको।
अच्छा। ओपीआई डेरिवेटिव ज़्यादा सीवियर पेन में यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि अगर सीवियर पेन है तो हम उसको वो ओपीआई के डेरिवेटिव अलग से आते हैं। अच्छा वो अलग आते हैं ड्रग्स, उसको वो पूरे उसमें डायरेक्ट वो उसमें दे देते हैं वैसा। देखते हैं ना अच्छा। पेशेंट का कैसा क्या है, नॉर्मल ट्रामाडोल नहीं देते, नॉर्मल जो ये जो आता है डाइक्लोफेनेक वगैरह ही नॉर्मल देते हैं। हाँ हाँ डायरेक्ट। डाइक्लोफेन देते हैं सर। और सर अगर लो पेन है तो कुछ नहीं देते हैं? लो पेन हो सकता है कि ठीक हो जाए थोड़ी देर में, तब तो नॉर्मल पीसीएम भी तो एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक होता है। हाँ 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 थोड़ा एनाल्जेसिक इफेक्ट पैरासीटामोल भी होता है, अच्छा। वो चढ़ा देते हैं। अच्छा। इवेल्युएट रिस्पॉन्स टू पेन, अब दवा चढ़ाते हैं ठीक हो गया, उसको मैनेज कैसे करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव डॉक्यूमेंटेशन। अब जब हमने क्या किया है सर्जरी के बाद जो हम प्रोसीजर करते हैं उसको नोट करते रहते हैं। रिकॉर्ड वाइटल साइंस एंड पेन स्कोर, डॉक्यूमेंट इनटेक एंड आउटपुट, कितना खाया या कितना हमने फ्लूइड दिया और कितना उसने यूरिन निकाला, ये हम करेंगे। वाउंड कंडीशन एंड ड्रेन, वुंड की कंडीशन क्या है, हील कर रहा है नॉन हील कर रहा है और ड्रेन से कितना निकल रहा है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट रेस्पॉन्स, दवाइयों के प्रति उसका रिस्पॉन्स कैसा है, अच्छा है, अगर नहीं अच्छा है तो चेंज कर देंगे दवाइयाँ, अच्छा। क्लास चेंज कर देंगे उनका, हायर एंटीबायोटिक दे देंगे। वो सब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, इनको हम जल्दी पहचान ले तो ज़्यादा अच्छा होता है कि मरीज की जान बचाने में उसको सही करने में आसानी होगी। लोकल भी होगा, सिस्टमिक होगा। लोकल मतलब ऐसे ही हाथ में दर्द, पैर में दर्द, ऐसा। सिस्टमिक मतलब हाथ क्या है, पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, सिस्टम की वजह से दर्द है। अच्छा। लीवर का पेन है, वो बताएगा कि यहाँ पे पेन हो रहा है तो सोचेंगे लीवर में दिक्कत है। ऐसे करें मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो लेटे लेटे हाथ में दर्द हो जाता है, जब फोल्ड हो जाता है कुछ। इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन क्या जाता है, ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही हमारे शरीर में आते हैं। अच्छा, ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर इन्फेक्शन जितने हैं ग्राम पॉजिटिव ही कराते हैं। हाँ हाँ। अब अंदर एनारोबिक इसलिए है कि वहाँ पे एयर तो है कि एब्डोमेन में इन्वायरमेंट का एयर नहीं है। अच्छा। तो एनारोबिक ही रहते हैं, लंग्स में एरोबिक बैक्टीरिया रहता है क्योंकि वहाँ एयर जाती है। साइंस रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और डिस्चार्ज, पेन या डिस्चार्ज होगा, फीवर, ये सबके साइन होते हैं। जहाँ भी चोट लगेगी रेडनेस आएगी, सूजन आएगी, दर्द होगा, कुछ रिसेगा वहाँ से, अगर फट गई है फीवर आएगा। मेन एसेप्टिक, मेंटेन एसेप्टिक बाउंड केयर, आपको बाउंड केयर करनी है तो ग्लव्स पहन के बढ़िया स्टेराइल ग्लव्स पहन के करना है, उसको ड्रेसिंग करनी, दवाई लगानी है, एंटीबायोटिक देने हैं जैसा प्रेस्क्रिप्शन है, मॉनिटर करेंगे बाउंड हीलिंग। आज आपने ड्रेसिंग करी, 24 घंटे बाद हील करा है कि नहीं करा है, ये चेक करेंगे। डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो अंदर गहराई में जो वेन्स होती हैं उनको खून के जमाव को डीवीटी कहते हैं। खून नीचे जब जाता है, ऊपर क्यों नहीं आता, उन्हीं को होता है जो ज़्यादातर खड़े रहते हैं, जैसे टीचर हो गए, टेलर हो गए, जो खड़े होकर काम करते, सैनिक हो गए, फोर्सेज वाले हो गए, आर्म फोर्सेज वालों को सबको ही प्रॉब्लम होती है। सर उनको दिक्कत 40 के बाद होती होगी, 40 जो डीप वेन थ्रोम्बो दिक्कत 40-50 के बाद होती होगी। जितना खड़े रहते हैं उस पर डिपेंड करता है उसका क्या। सर उतनी वो लोग रनिंग भी तो करते हैं, रनिंग करते हैं, इसीलिए उनका फिजिकल अच्छा कराया जाता है। 15 घंटे खड़े हैं, 12 घंटे की ड्यूटी है, अपना सामान लाकर खड़े हुए हैं, इसीलिए उनके इस जगह से एक्सरसाइज से कराई जाती है, वो हैवी एक्सरसाइज। इमोबिलाइजेशन, लेकिन अगर सर वो लोग हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो फिर उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की दिक्कत नहीं होगी? खड़े होने पर लगभग सबको होने की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए रिटायर कर दिए जाते हैं। अच्छा। सैनिक को 18 साल भर्ती करके 25 साल में रिटायर क्यों कर देते हैं, उसका कमजोर होने लगता है ना शरीर धीरे धीरे 25 सर लेकिन इसकी जल्दी रिटायरमेंट इसीलिए करते हैं भाई। 18 साल के बच्चे में ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको ज़्यादा दौड़ा लोगे, और 30 साल के आदमी को नहीं कम दौड़ा पाओगे, बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। सैनिकों का देखो जो सामने फ्रंट पे वॉक करते हैं हमेशा 4 साल के होते हैं सैनिक, फिर उनको प्रमोट करते जाते हैं, ऑफिसर रैंक देते चले जाते हैं, इसीलिए करते हैं। तो छोटे लोग जो बच्चे होते हैं 20 साल 18 साल के, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, उनको 10 घंटे दौड़ाओगे दौड़ जाएंगे, और 40 साल के आदमी को दौड़ाओगे बेहोश हो जाएगा वो, इसीलिए उनको रिटायर किया जाता जल्दी। अरे रीज़न है 10 साल 5 साल का, जब 5 साल का देखो करते हैं, जब 5 साल के बाद कमांड दे देते हैं हड्डी टूट जाएगी, अगर उनकी हड्डी जुड़ भी जल्दी जाएगी, ग्रोइंग एज में रहेगी तो हड्डी जुड़ने के चांसेस भी ज़्यादा है। ठीक है, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, चलते फिरते नहीं उनको होता है, काफ पेन होगा, सबसे मेन फीचर होता है, यहाँ पे पेन होता है, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन, और गर्म जैसे छूने को गर्म लगेगा। प्रिवेंशन करेंगे अर्ली एम्बुलेशन, इसको मोबाइल करेंगे, भाई चलो फिरो या पैर उठाओ या टाइट स्टॉकिंग्स पहनो, टाइट मोजे आते हैं, हाँ हाँ, लेग एक्सरसाइज करो, खड़े हो तो भाई ऐसे ऐसे करते रहो, जब स्टूल डाल के बैठ जाओ, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो बता दिया मैं,
रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस पे आता है, एटेलेक्टेसिस और निमोनिया। एटेलेक्टेसिस होता है अगर कुछ इनहेल करने के बाद कुछ उसमें जम जाता है, जैसे हम कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बेंजीन गया या एस्बेस्टॉस गया, सीमेंट गया, तो उसको एटेलेक्टेसिस बोलते हैं। निमोनिया इन्फेक्शन होता जाता है, निमोनिया मतलब इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से। इंक्रीज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, अगर ये हो जाता है तो उसको कहेंगे गहरी सांसें लो, और कफिंग वो एक्सरसाइज होती है, वो स्पाइरोमीटर आता है, 4 गोलियाँ लगी रहती, लाल पीली नीली हरी, उसमें यस सर 3 गोली होते हैं। एक्सपायर करो, एक बार एक्सपायर करो, रेड खानी सिर्फ खींचना होता है अंदर की ओर, सिर्फ इनहेल करना होता है। इनहेल करने पे ही उठती है वो हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बताती है कितनी है, 500 ml है, 400 ml है, 800 ml है, 1600 ml है, 4000 ml है। येलो होती है, रेड होती, ब्लू होती है। हाँ येलो रेड ब्लू। हाँ। रेड है मतलब खराब है, येलो है तो मिड रेंज है, ब्लू ग्रीन भी तो ग्रीन होती है, ब्लू। सर जब इंसान रेड कर पाएगा तभी उसे येलो करवाएंगे ना। क्या कर पाएगा? जब वो रेड को वो कर पाएगा इनहेल, तभी तो हम लोग येलो को इनहेल देखिए करवाएंगे। उसका रेट होता है 1 मिनट में 60 बार। अच्छा 60 मिनट में 7 बार 60 टाइम्स अगर फूक लेता है तो उसको हम सर्जिकली अच्छा मानते हैं कि सर्जरी अब इसकी करी जा सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है किसी तरह का, अच्छा कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, तो फिर कह देते ठीक है सर्जिकली फिट है। अगर उससे कम करता 40 कर रहा है तो उसको इसीलिए बोलते हैं भाई इसको 60 तक ले आओ, 55 से 60 के बीच में ले आओ। 30 कर रहा है तो उसको एक्सरसाइज रोज करता है, जैसे सांस लेने की आदत नहीं होती लोगों को, तो उसको ऐसे ही करते हैं, उसको 4-5 दिन का टाइम दे देते हैं, उतने में कवर हो जाता है, 60 ले आता है नॉर्मल, 50 से 60 के बीच में आ जाता है तो सर्जरी करते हैं। यूथ इंसेंटिव स्पाइरोमीटर, देखो लिखा है इंसेंटिव इंटेंसिव होता है, यहाँ पे इंसेंटिव लिखा हुआ है, मतलब तेजी से किया जाता है स्पाइरोमीटर। अर्ली मोबिलाइजेशन, चलते फिरने को बोलेंगे, चलो एब्रेशन किया, अगर हमने कहीं पैर काट दिया है या कहीं घाव हो गया है उसका हम कैसे करें। एम्प्यूट मतलब कुछ चीज़ रिमूव कर देना, हाथ रिमूव कर देना, पैर रिमूव कर देना। कंप्रीहेंसिव केयर टू प्रमोट हीलिंग एंड फंक्शन, एक पैर किसी कट जाएगा तो उसका फंक्शन डिले हो ही जाएगा, तो उसकी हीलिंग कैसे करें, डिले कैसे फिजिकल भी सपोर्ट करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे, तो अपने आप को वो समझने लगता है कि मैं कमजोर हो गया। स्टम्प जो हम काटने के बाद बनाते हैं उसको स्टम्प बोलते हैं। अभी बोले जो कट गया है इसकी आर्टरी भी इसमें जो बांध दी गई, डाइलेट कर दी गई, वेन भी डाइलेट कर दी गई, हड्डी भी डाइलेट कर दी गई, फिर इसकी स्किन को सील देते हैं चारों तरफ से, जिससे इन्फेक्शन ना हो, उसको स्टम्प बोलते हैं। अच्छा और सर्जरी करने के बाद उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, घाव तो वहाँ भी हुआ है ना, हाँ। रेडनेस है, इन्फेक्शन चेक करेंगे, प्रॉपर हाइजीन साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। अप्लाई कंप्रेशन बैंडेज, कंप्रेशन बैंडेज टू रिड्यूस हीलिंग, सूजन हो जाएगी तो उसमें हम कंप्रेशन बैंडेज मानेंगे। प्रमोट वाउंड हीलिंग, कंप्रेशन बैंडेज से वाउंड हीलिंग जल्दी होती है। पोजिशनिंग क्या रखेंगे, एम्पुटेड पैर को थोड़ा सा ऊपर रखते हुए दिखाएंगे। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड फ्लेक्शन टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स, इसमें गांठें न बनने पाए, उनके नसों की गांठें न बनने पाए, इसलिए उसको फ्लेक्शन सर घाव में नहीं, जैसे पूरी नर्व तो सप्लाई तो पूरी जा रही है, एक ऑर्गन कट गया, जो ऑपरेट हुआ है इतना जैसे एक ऑर्गन कट गया हाँ तो वॉल्यूम भी कम हो गया, हाँ सप्लाई तो अभी हार्ट तो उसी हिसाब से पंप करता रहता है ना, अच्छा तो अच्छा हार्ट का रेट तो धीरे धीरे जाके मॉडिफाई होगा ना। एक ऑर्गन तो वो तो पूरी सप्लाई उसी फोर्स से पंप कर रहा है, तो वहाँ जाके कूलिंग होने लगी ना, खून आगे जमने लगेगा, इसीलिए मोबिलिटी या ऊपर करते देखो थोड़ा रेस करके रखा हुआ है कि जैसे इसमें खून आए तो अपने आप फ्लो के नीचे चले जाए। प्रॉपर लिम्फ पोजिशनिंग तो दवा ववा देते होंगे सर कि एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को? दवा घाव भरने के लिए देते ही है, अच्छा फिर अगर मान लिया हमने प्रोस्थेटिक कोई लगाया पैर उसको दिया तो एक्सरसाइज करानी पड़ेगी ना, वो कैसे होल्ड करेगा उसको। अच्छा अच्छा मसल पे स्टैंडिंग देंगे मतलब। प्रोस्थेटिक अगर हमने लगा दिया है तो चाहे ये चला गया, लेकिन इन मसल्स पे लोड आएगा ना, फिर हाँ 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 हाई मसल्स पे लोड आएगा, पैर मैंने काट दिया, हाथ इतना कट गया तो इस मसल्स पे लोड आ जाएगा, इसलिए उसको समझाते हैं, उसको देते हैं। प्रॉपर लिम्फ पोजिशनिंग इन बेड एंड व्हील चेयर पे कैसे बैठना है, बेड पे कैसे रखना है, प्रोन लाइन, जब सिटिंग पोजीशन में बैठना है तो ऐसे बैठो, लेटना नहीं करना, अगर बैठ सकता है तो। प्रिवेंशन ऑफ एम्पुटेशन का एप्लीकेशन, प्रिवेंट जॉइंट कॉन्ट्रैक्शंस, जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ पे गांठें न बनने पाए, खून की या बस की जैसे भी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गांठें ना, अगर गांठें बन गई तब हम लोग क्या करेंगे, और गांठें ना बने तो उसके लिए क्या करें? सर्जरी इसीलिए फिजियोथेरेपी कराई जाती है ना। अच्छा वो पैर तो चला नहीं पाएगा ना, उसका तो पैर कट गया, उसको आदत नहीं पड़ी ना आधा पैर चलाने की, हाँ 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 तो फिजियोथेरेपी इसीलिए कराई जाती है, खून का जमाव, गांठें का मतलब कुछ जमने ना पाए।
फ्रैक्चर मतलब स्किन वहाँ पे फोल्ड हो गई तो भी दिक्कत है। कंट्रोल फैंटम में कभी कभी क्या होता है कि कटने के बाद आदमी को महसूस होता है कि मेरा पैर अभी भी लगा हुआ है, कोई रात में लेटा हुआ था उसको याद नहीं मेरा पैर कट गया, सडनली उठ गया तो गिर जाएगा, उसको तो लगता है मेरा पैर लगा, उसको फैंटम नहीं बोलते हैं। उसमें दर्द भी कहता है मुझे वहाँ पे दर्द भी होता है, पैर नहीं है, साइकोलॉजिकल ये होता है, साइकाट्रिक इलनेस हो जाती है तब उसको लगता है पैर तो मेरा नहीं लेकिन अंगूठे में दर्द हो रहा है, फील करता है ये चीज़ें, अच्छा उसको फैंटम नहीं बोलते। फैंटम माने वही हो गया आवासी दर्द होता है। प्रिवेंट प्रेशर सोर्स लेटा रहेगा तो प्रेशर सोर्स बन जाएंगे और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इसमें करता है। रिहेबिलिटेशन पोस्ट सर्जिकल सर्जरी के बाद उनका रिहेबिलिटेशन देखो फिजियोथेरेपी दिखा रहा है आपका देख सकते बिगिंस एज अर्ली एज पॉसिबल। जिसको दिक्कत ज़्यादा है चलने फिरने में दिक्कत है उसकी फिजियोथेरेपी तुरंत चालू कर देंगे। इम्प्रूव फंक्शनल आउटकम इसके क्या है आउटकम अच्छा मिलेगा, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा, 10 दिन की बजाय 8 दिन में और डिस्चार्ज हो जाएगा। रोल क्या है फिजियोथेरेपी का? ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, भाई जाहिर सी बात है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज और एक लिमिट में ही उनको एक्सरसाइज कराते हैं, ऐसे वही खराब पेशेंट सर्जरी करके उसको दौड़ाएंगे तो नहीं तुरंत, एक रेंज बना के चलते हैं। मसल की स्ट्रेंथनिंग डंबल एक्सरसाइज वगैरह जो भी होती है वो कराएंगे। मोबिलिटी एंड अर्ली एम्बुलेशन प्रमोट सर्कुलेशन, जितनी जल्दी सही चलने लगेगा जल्दी अपना काम करना शुरू करेगा उसका सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। डीप वेन थ्रोम्बोसिस कम होगी, प्रेशर सोर्स नहीं बनेंगे, जो बेड पे लेटा हुआ था खड़ा हो गया। इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन, उसके फंक्शन रेस्पिरेटरी फंक्शन अच्छे हो जाएंगे, पेशेंट को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा सोसाइटी के फिर से उसको आने के लिए। केस प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल पेशेंट विद पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल सर्जरी, किसी पेशेंट की अगर एब्डोमिनल सर्जरी होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट कैसा क्या क्या करेंगे, उसके वाइटल साइंस नोट करेंगे। पेन वो बाद में बताएगा, जहाँ पे कट लगा वहाँ भी पेन बताएगा और जहाँ पेन कभी रेडिएट हो रहा है वहाँ भी बताएगा। प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, सांस लेने में कोई दिक्कत है उनको रोकथाम कैसे करेंगे। अर्ली मोबिलाइजेशन प्लान, उससे कहेंगे ठीक हम सोच के चलते हैं 4 दिन में चलने लगेगा, सर्जरी के बाद बोलते हैं चलो कल तक इसको खाना खिलाना है चलाना तो शुरू कर देना, इस तरह से बोलते हैं 24 घंटे के बाद ये होता है कि चलने लगेगा। वही चीज़ है। कंक्लूजन क्या है इसका? पोस्ट ऑपरेटिव क्रिटिकल फॉर रिकवरी के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत जरूरी है। सर्जरी करके मान लिया मैंने छोड़ दिया ऐसे, कोई एंटीबायोटिक नहीं चढ़ाया तो सही नहीं होगा, घाव फटा रह जाएगा फिर खुल जाएगा। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन सेफ, लाइक जितनी जल्दी जान लेंगे इन्फेक्शन हुआ है दवाई दे देंगे सही हो जाएगा। रिहेबिलिटेशन इंश्योर्स फंक्शनल इंडिपेंडेंस, अगर सर्जरी के बाद उसको रिहेबिलिटेशन अच्छे से कर देंगे तो उसका अपने आप अपने डेली काम अच्छे से करने लगेगा तो उसको फायदा रहेगा। सर हम एंटीबायोटिक कौन सी देंगे? एंटीबायोटिक तो डिपेंड करता है हमने सर्जरी कौन सी करेंगे। ज़्यादातर हम लोग वो देते हैं मैक्रोलाइड्स ये सब देते हैं, जैसे एमॉक्सिक्लाइव ज़्यादातर चलता है। पोस्ट सर्जिकल एमॉक्सिक्लाइव बहुत अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता है। बाकी डिपेंड करता है किस टाइप की सर्जरी, कैंसर की सर्जरी है तो वो कैंसर के अलग से आते हैं। ये एम्पुटेशन सब में किसी गांव में सर्जरी से पहले एक एंटीबायोटिक का लोडिंग दी जाती है। प्रोफाइलैक्सिस। तो एक एंटीबायोटिक को हर एक पेशेंट को लोड कर देता है कि अगर बाय द वे किसी वजह से कोई इन्फेक्शन चला जाए सर्जरी के दौरान, क्योंकि बैक्टीरिया तो सब कहीं है, बैक्टीरिया तो ऑमनी प्रेजेंट है ना, हर जगह बैक्टीरिया है, इसीलिए ओटी का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ओटी में कभी जाना जाओगे तो उसका टेम्परेचर कूल रखा जाता है कि बैक्टीरिया ग्रो न करने पाए। वहाँ पे एयर फ्यूमिगेशन करते हैं, सारी एसेप्टिक प्रोसीजर वहाँ पे यूज़ करते हैं। हवा में जो आते हैं ना एंटीसेप्टिक फ्यूम्स आती हैं वो छोड़ देते हैं, तो एयर में जो बैक्टीरिया फ्लोट कर रहा होता है वो भी मर जाता है। रोटी का टेम्परेचर डाउन इसीलिए रखा जाता है कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह होता है डॉर्मेंट स्टेज में पड़े, अगर है भी तो इन्फेक्शन ना क्रिएट करें। ठीक है।